नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण में। तो बच्चों आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। तो बच्चों क्रिया को पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हम जो क्रिया अध्याय है हमारा, उसमें जो क्रिया है उसका मतलब क्या होता है। तो बच्चों ऐसे शब्द जो हमें किसी काम को करने या होने का बोध कराएं वो क्या होते हैं बच्चों, क्रिया शब्द होते हैं। जैसे मान लीजिए पढ़ना, सोना, खेलना, उठना, ये सब बच्चों क्रिया शब्द है। पढ़ना यानी कि पढ़ने से संबंधित जो क्रिया है यानी कि पढ़ना, लिखने से संबंधित क्रिया है लिखना, ठीक है बच्चों। खेलने से संबंधित हो गई खेलना, ये सब क्या है, क्रिया शब्द है, ठीक है बच्चों। तो हम इस अध्याय में क्रिया के बारे में पढ़ेंगे और उसके भेद के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं। तो बच्चों यहां पर लिखा है कि वे शब्द जो हमें किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं क्रिया कहलाते हैं। तो बच्चों जैसा कि अभी बताया था, ऐसे शब्द जो हमें किसी काम को करने के या होने का बोध कराएं वो क्या कहलाते हैं, क्रिया शब्द कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, खेलना, सोना आदि, ये सब क्या है बच्चों, क्रिया शब्द है। आप देख लीजिए पढ़ाई से संबंधित जो क्रिया शब्द है वो है पढ़ना, लिखने से संबंधित जो लिखाई से संबंधित जो क्रिया शब्द है वो लिखना। वैसे ही बच्चों खाने से संबंधित जो क्रिया शब्द है वो है खाना, पीने से संबंधित जो क्रिया शब्द है पीना, और खेल को खेलना तो खेलना क्रिया, और सोना, ठीक है बच्चों। ये शब्द क्या है, सारे क्रिया शब्द है। इन शब्दों से हमें किसी काम के करने से या होने का पता लगता है। जैसे मान लीजिए बच्चों यहाँ पर लिखा है संज्ञा, ठीक है, यानी कि राम, तो राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। तो बच्चों यहाँ हमें पता लग रहा है कि राम कोई काम कर रहा है और उस काम में वो पढ़ रहा है। तो यहाँ पर पढ़ता यानी कि जो पढ़ना शब्द है वो हमें क्रिया शब्द के रूप में है, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों इसे उदाहरण के द्वारा। जैसे राकेश गाना गाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो राकेश है हमने अध्याय संज्ञा में पढ़ा था, ये हो गया संज्ञा, और जो गाता है बच्चों क्या है, गाता, ये क्या हो जाएगा, क्रिया शब्द। आगे देखिए कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो बच्चों मोहन संज्ञा हुआ और यहाँ पुस्तक को वो पढ़ रहा है, इसलिए पढ़ना क्या हुई बच्चों, क्रिया हुई। तो यहाँ पर पढ़ता क्या होगा, क्रिया होगा। आगे है कि मनोरमा नाचती है, मनोरमा नाचती है, तो बच्चों नाचना क्या होगा, क्रिया होगा। और मानव धीरे धीरे चलता है, तो चलना क्या होगी बच्चों, यहाँ पर क्रिया शब्द होगी। तो बच्चों हमने अभी जाना कि क्रिया की जो परिभाषा है वो क्या होती है, यानी कि ऐसे शब्द जो हमें किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं क्रिया शब्द कहलाते हैं, और उनके उदाहरणों को हमने देखा। अब आगे चलते हैं बच्चों हम क्रिया के भेद की तरफ। तो क्रिया के भेद, तो बच्चों यहाँ पर हम बात करें तो क्रिया के भेदों को दो प्रकार में बांटा गया है। एक तो है कि क्रम के अनुसार क्रिया के भेद, और एक है रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। अब पहले हम बच्चों बात करेंगे कि क्रम के अनुसार। तो क्रम के अनुसार जो क्रिया होती है बच्चों वो होती है सकर्मक और अकर्मक क्रिया। तो बच्चों यहां ध्यान से देखना कि सकर्मक से मेरा तात्पर्य है यानी कि कर्म के साथ, यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें कर्म, ऐसे वाक्य जिनमें कर्म हो वो कह, और उस शब्द में जो क्रिया हो यानी कि वो क्या होंगे, सकर्मक क्रिया शब्द। यानी कि ऐसे वाक्य जिसमें कर्म भी हो और क्रिया भी हो, यानी कि क्रिया किसके साथ हो, कर्म के साथ हो। तो ऐसे जो क्रिया होगी वो होगी सकर्मक क्रिया, यानी कि कर्म के साथ। आगे है बच्चों अकर्मक क्रिया, यानी कि ऐसे वाक्य में जहां पर कर्म ना हो सिर्फ क्रिया हो, तो बच्चों वो क्या होगी, अकर्मक क्रिया, ठीक है बच्चों। आगे हम इसके उदाहरण देखेंगे, उससे पहले हम जान लेते हैं कि रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। तो बच्चों रचना की दृष्टि से सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य क्रिया, ऐसे शब्द या ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया सिर्फ एक ही हो बच्चों, वो होते हैं हमारे सामान्य क्रिया। आगे बच्चों इसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे। और आगे है हमारे पास संयुक्त क्रिया, ऐसे मतलब जहां पर जो क्रिया है एक से अधिक हो वहां क्या होंगे बच्चों, संयुक्त क्रिया होगी। आगे है नाम धातु क्रिया, क्या होगी, नाम धातु क्रिया, ऐसी क्रिया बच्चों जो संज्ञा, सर्वनाम और जो विशेषण है इन शब्दों के जोड़ने से बनी, यानी कि शब्दों से बनी हुई क्रिया क्या होगी, क्या होगी, नाम धातु क्रिया, ठीक है बच्चों। जैसे मैं आपको बात करूं कि
नाम धातु क्रिया में अगर बात करूं तो जैसे हथियाना, क्या होगा, हथियाना। जैसे हाथ एक हमें पता संज्ञा है और हथियाना क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी। यानी कि ऐसे शब्द, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के योग से बनने वाली जो क्रिया होगी बच्चों वो होगी नाम धातु क्रिया। आगे बच्चों इसके हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। उसके बाद है प्रेरणार्थक क्रिया। बच्चों जहां पर कर्ता स्वयं कार्य न कर कर किसी से करवाता है वहां पर जो क्रिया होती है वहां पर होती है प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है बच्चों। और पूर्वकालिक क्रिया, तो बच्चों ऐसी जो मुख्य क्रिया जो होने से पहले ही खत्म हो जाए वो होती है पूर्वकालिक क्रिया। इनको बच्चों आगे हम उदाहरण के द्वारा अलग अलग से समझेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे सकर्मक क्रिया की। तो मैंने आपको बताया था बच्चों सकर्मक क्रिया क्या होती है कि ऐसी क्रिया जिसमें कर्म साथ में हो, जहां पर क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ध्यान से देखो बच्चों वापिस कि जहां पर क्रिया के व्यापार का फल किस पर पड़े, कर्म पर, यानी कि कर्म की प्रधानता होगी, यानी कि कर्म वहां होगा। जैसे विकास पानी पीता है। ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखना, यहां पर जो विकास है वो है संज्ञा और पीता है वो है क्रिया। और बच्चों क्या पीता है, तो वो है पानी, यानी कि पानी क्या होगा, यहां पर कर्म होगा। क्या होगा, कर्म। ठीक है बच्चों। तो विकास पानी पीता है, इसमें पीता है क्रिया है का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पानी पर पड़ रहा है, अतः यह सकर्मक क्रिया है। ठीक है बच्चों। तो जहां पर क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों। और हमने इसे उदाहरण के द्वारा समझा कि विकास पानी पीता है, तो यहां पर जो पानी है वो कर्म है यानी ऑब्जेक्ट है, तो पीता क्या होगी बच्चों, क्रिया, और ये होगी सकर्मक क्रिया। उदाहरण के द्वारा देखते हैं बच्चों। रमेश फल खाता है, तो बच्चों खाना तो क्रिया होगी, लेकिन क्या खा रहा है, तो बच्चों वो होगा फल। तो फल क्या होगा यहाँ पर, कर्म। तो ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया कर्म के साथ आती है वो क्या होती है, सकर्मक क्रिया। आगे देखते हैं कि सुदर्शन गाड़ी चलाता है, तो बच्चों यहाँ पर चलाना क्या होगी, चलाना होगी क्रिया, और गाड़ी किसका काम करेगी, यहाँ पर कर्म का। तो ये किसका उदाहरण होगा, सकर्मक क्रिया का। आगे है कि मैं बाइक चलाता हूं, तो चलाना होगी क्रिया और बाइक क्या हो जाएगा, कर्म। तो ये कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया। रमा सब्जी बनाती है, तो बच्चों किसी भी चीज को बनाना है वो एक क्रिया है, लेकिन यह बात हो रही है सब्जी बनाने की, तो वो क्या हो जाएगी, सब्जी होगा कर्म, तो ये क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। ठीक है बच्चों। अब अगर मैं इसको यूं बोलूं कि रमा बनाती है या रमा गाती है, तो बच्चों रमा गाती है, हमें ये नहीं पता कि वो क्या गा रही है, लेकिन मैं सीधा यही बोलूं कि रमा गाती है, यानी कि हमें यहाँ पर कर्म की प्रधानता नहीं है, यानी कि क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर नहीं पड़ रहा है, तो वहां पर कर्म नहीं होगा। तो बच्चों वो आगे हम पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया में। और जहां पर हमें पता हो कि खेल रहा है तो क्या खेल रहा है, पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है, गा रहा है तो क्या गा रहा है, और बना रहा है तो क्या बना रहा है, और अगर कोई चीज चला रहा है तो क्या चला रहा है। तो यदि हमें पता हो कि क्या चला रहा है, क्या गा रहा है, क्या बना रहा है, तो उसमें बच्चों कर्म होगा, और वो जो क्रिया होगी वो होगी सकर्मक क्रिया। आगे देखते हैं बच्चों अगला। आगे है हमारे पास अकर्मक क्रिया। तो बच्चों जैसा कि आपको बताया था कि जहां पर क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो बच्चों यहां पर कर्म नहीं होगा, ध्यान से देखना, इसका नाम से ही पता लगता है अकर्मक, यानी कि कर्म के बिना। तो जहां पर क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर ना पड़कर सीधा कर्ता पर पड़ता है, तो बच्चों वो वहां कौन सी क्रिया होती है, वहां होती है अकर्मक क्रिया। जैसे मुकेश सोता है, तो बच्चों यहाँ जो क्रिया का जो प्रभाव है सीधा मुकेश पर ही जा रहा है कि मुकेश सोता है, तो यहाँ पर जो सोना होगी, यहाँ पर जो सोना है यानी सोता है वो क्रिया है, लेकिन कौन सी क्रिया है, तो बच्चों यहाँ पर हमें पता है कि वाक्य में कर्म नहीं है, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक। आगे देखो बच्चों, सीता रोती है, तो यहाँ पर जो रोने का जो फल है वो सीधा सीता पर पड़ रहा है, यानी कि रोना एक क्रिया है और रोने का फल किस पर पड़ रहा है, सीता पर। तो रोना क्या होगा बच्चों, एक सकर्मक। यहाँ पर सीता रोती है, तो यहाँ पर जो रोना है कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया। ठीक है। आगे देखिए, सोने रोने का जो फल है वो सीधा कर्ता पर पड़ता है। जैसे कि आपने वाक्यों में देखा कि मुकेश सोता है, जो यानी कि सोने का जो फल है वो सीधा
मुकेश पर पड़ रहा है और रोने का जो फल है वो सीधा सीता पर पड़ रहा है। तो ऐसे वाक्य जहाँ पर कर्म ना हो और उसमें जो क्रिया होती है बच्चों उसका प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है और ऐसी क्रिया होती है अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो इन वाक्यों में कर्म नहीं होता है, जैसे सोना, चलना, रोना, उठना, खुलना, जाना और हंसना। बच्चों ये ऐसे शब्द हैं जिनमें कर्म नहीं होता है। जैसे मैं बात करूं, अगर मान लो अगर मैं इसको लूं सोना को, तो रमेश सोता है, रमेश चलता है, रमेश रोता है, रमेश उठता है, रमेश जाता है और रमेश हंसता है। तो बच्चों ये सारे शब्दों में कर्म की आवश्यकता यानी कि कर्म नहीं होता इनमें, और यहाँ पर जो क्रिया आती है वो होती है अकर्मक क्रिया। जैसे राजेश दौड़ता है, तो बच्चों यहाँ पर दौड़ना क्रिया है लेकिन उसका प्रभाव सीधा यहाँ पर राजेश पर पड़ रहा है, इसलिए ये क्रिया अकर्मक क्रिया होगी। सांप रेंगता है, तो बच्चों यहाँ पर जो रेंगना क्या है, क्रिया है, लेकिन रेंगना का जो फल है सीधा कर्ता पर यानी कि सांप पर पड़ रहा है, तो यहाँ पर जो क्रिया होगी वो होगी अकर्मक क्रिया। और पूजा हंसती है, तो हंसने की जो क्रिया है बच्चों उसका फल पड़ेगा पूजा पर, तो हंसना क्या हो जाएगी यहाँ पर अकर्मक क्रिया। तो बच्चों ये तो थे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। चलिए देखते हैं। तो बच्चों रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद में सबसे पहले आएगा सामान्य क्रिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जहां केवल एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाए वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे अनिल आया, तो यहाँ पर एक ही क्रिया है यानी कि आया, और मैंने पढ़ा, और यहाँ पर भी बच्चों जो पढ़ा यानी कि एक ही क्रिया है। तो ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य जहाँ पर क्रिया सिर्फ एक ही हो, वो जो क्रिया होती है वो होती है सामान्य क्रिया। कौन सी होती है? सामान्य क्रिया। आगे देखते हैं बच्चों, आगे हमारे पास संयुक्त क्रिया। तो दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनने वाली क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे यहाँ पर आप देखोगे, लिखना चाहता है, पढ़ सकता है, लिखना चाहता है और पढ़ सकता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, लिखना क्या है? क्रिया, और चाहना भी क्या है? क्रिया। तो ये संयुक्त क्रिया हुई बच्चों। यहाँ पर जो क्रिया है एक, दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनी है, तो लिखना क्या होगी? क्रिया होगी, और साथ ही साथ चाहना भी क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे हमारे पास पढ़ सकता है, तो पढ़ना क्या होगी बच्चों? क्रिया, और सकना ये भी क्या है? एक क्रिया है। ठीक है बच्चों, तो यानी कि जहां पर जो क्रिया है एक से अधिक हो, संयुक्त क्रिया कहलाती है। जहां पर क्रियाएं हैं एक या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनने वाली जो क्रियाएं होंगी बच्चों वो क्या होंगी? संयुक्त क्रियाएं होंगी। ठीक है, जैसे लिखना चाहता है मैं, लिखना और चाहता दोनों क्रियाएं हैं, और पढ़ सकता है मैं, पढ़ना और सकता दोनों क्या है? क्रिया है। ठीक है बच्चों, तो ये होंगी संयुक्त क्रिया। आगे देखते हैं। आगे है बच्चों हमारे पास नाम धातु क्रिया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों से बने क्रियापदों का नाम, क्रियापदों को नाम धातु क्रिया कहते हैं। यानी कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली जो क्रिया होंगी वो नाम धातु क्रिया होंगी। अब बच्चों देखिए, जैसे मान लीजिए मैं बोलूं मीठा, तो मीठा क्या है? विशेषण। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर मिठाई, क्या है? मिठाई, तो मीठा विशेषण से क्या बनी? यहाँ मिठाई संज्ञा। उसी प्रकार यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण जो शब्द हैं इनसे क्रियापदों का जो इस क्रियापदों को क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर हथियाना, तो बच्चों हाथ क्या है? एक संज्ञा है, और हाथ से बना है हथियाना, तो हथियाना क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर नाम धातु क्रिया। और जैसे बात है, बात क्या है? एक संज्ञा है, तो बात से बना है बतियाना, तो बतियाना क्या हो जाएगा बच्चों? बतियाना यहाँ पर हो जाएगा नाम धातु क्रिया। उसी प्रकार बच्चों ये लतियाना यानी कि जो आदि शब्द हैं, जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाले क्रिया शब्द होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे? नाम धातु क्रिया। ठीक है बच्चों, आगे है हमारे पास प्रेरणार्थक क्रिया। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि प्रेरणार्थक क्रिया जहां पर कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी से करवाए। तो देखिए, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के द्वारा देखते हैं कि वह राम से पत्र पढ़वाता है, वह
राम से पत्र पढ़वाता है। तो बच्चों यहाँ पर पढ़वाना है तो क्रिया, लेकिन यहाँ पर वह राम से, वह खुद ना लिखकर किससे लिखवा रहा है, राम से लिखवा रहा है। तो यहाँ पर जो पढ़वाता जो क्रिया है कौन सी है, प्रेरणार्थक क्रिया। तो जहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी से करवाए तो वहां जो क्रिया प्रयुक्त होगी बच्चों वो कौन सी होगी, प्रेरणार्थक क्रिया। आगे है बच्चों पूर्वकालिक क्रिया। बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्रिया का भेद कि जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया से पूर्व ही समाप्त हो जाए तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ध्यान से देखना बच्चों, जहां पर जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया से पूर्व ही समाप्त हो जाए। उदाहरण के द्वारा जैसे देखिए, सीता खाना खाकर स्कूल जाएगी, सीता खाना खाकर स्कूल जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ स्कूल जाना है, क्या है, स्कूल जाना है, तो मुख्य क्रिया को सीता खाना खाकर, यानी कि वो पहले खाना खाएगी और फिर स्कूल जाएगी। यानी कि मुख्य क्रिया से पूर्व ही, जहां पर कोई क्रिया मुख्य क्रिया से पूर्व ही समाप्त हो जाए उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यहां पर स्कूल जाना है बच्चों, जाएगी क्या है, क्रिया है, लेकिन उससे पहले वो बात कर रहा है कि खाना खाकर जाएगी। तो यहां पर जो खाकर होगी वो क्या होगी, पूर्वकालिक क्रिया होगी। किसी के काम को करना है लेकिन उससे पहले ही किसी काम को कर दिया जाए तो वहां पर क्या होगा बच्चों, क्या होगा, वहां पर होगी पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है बच्चों, तो ये थे बच्चों क्रिया के भेद। और इसी के साथ ही बच्चों जो हमारा हिंदी व्याकरण का अध्याय है क्रिया वो यहीं समाप्त होता है। तो बच्चों इस अध्याय में हमने जाना कि क्रिया क्या होती है, उसके भेद क्या होते हैं। तो बच्चों आगे मिलते हैं हिंदी व्याकरण के अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद।